भारत के प्रधानमंत्री सीज फायर के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति पहले सीज फायर की बात कर रहा है। क्या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भाग्य विधाता अमेरिका हो सकता है क्या? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जब तक हम अपने में शामिल नहीं कर लेते तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। वो शहबाज शरीफ आके बोल रहा है जितने भी दुनिया के आतंकवादी बड़े बड़े हैं उनका केंद्र कहां है? पाकिस्तान में है। जब आप संसद में बोलते हैं, जब भी आप खड़े होकर बात करते हो तो सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं फिर भाजपा वाले। आपकी बात चुपती क्यों है? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अपने टिकटें भी बेची हैं सिनेमा की। पप्पू कह दो, किसी को टोटी चोर कह दो, किसी को टिकट ब्लैकिया कह दो। अब भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ दाऊद इब्राहिम का शामिल होना बाकी रह गया। मोदी से कहिए कि अगर वो वास्तव में उसके अंदर हिम्मत है और अगर वो अपने आप को सच्चा मानता है और वो मानता है कि हाँ हमने शराब घोटाले की जांच सही ढंग से कराई है, तो उसको पूरे देश के सामने पूछताछ की सारी सीडी सामने करना चाहिए। पिछले 30 साल से काम करते हुए भाग दौड़ में कभी मुझे शायद 1 हफ्ते 10 दिन का भी आराम नहीं मिला होगा, तो वो उसमें थोड़ा मैं किताबें पढ़ता रहा, सोता रहा। जब मौका मिला, म्यूजिक रूम था वहाँ चला जाता था, 1 घंटा गाने वाने गाता था। तो मुझे एक अधिकारी ने बुला के कहा जेल के, बोला थोड़ा दुखी रहा कीजिए। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे ये सीसीटीवी कैमरे में आप दिखते हैं 24 घंटे। गाने गाते थे और ये सीसीटीवी जो है वो जाता है उन लोगों के पास जो हमारे आका लोग हैं, वो देखते हैं तो कहते हैं इसको तुम टाइट नहीं कर रहे हो। इसको लगता है देखो मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैंने इसको देखो झुका दिया, डरा दिया। ये देश नरेंद्र मोदी की वजह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो आपके लिए धंधा प्रमुख है, धर्म प्रमुख नहीं है। आपके लिए आपका दोस्त प्रमुख है, देश प्रमुख नहीं है। जाति जनगणना के प्रति इनके मन में कोई लगाव है? बिल्कुल नहीं। जाति जनगणना क्या ये कराना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे जिसको कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख, तो भाजपाई कभी कभी पढ़े लिखे मूर्ख होने जैसी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले पॉडकास्ट में वादा किया था कि कुछ ज़मीन से जुड़े हुए नेता आपके सामने लेके आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि नेता की भी एक कहानी होती है, उसके संघर्ष की कहानी, जो आपको टीवी पे नज़र नहीं आती, लेकिन हमारी कोशिश ये है, थीम ये है कि उस कहानी को आपके सामने लेके आएँ। आज हमारे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, स्वागत है आपका। विपक्ष की बुलंद आवाज़ हैं और साथ साथ मोदी सरकार से संसद में बड़े तीखे सवाल पूछते हैं। आपकी बात तो उनको चुभती होगी ना, लेकिन ये इस पर मैं बातें बात करूँगा। कल सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका से हुआ। उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और इसमें एक लंबी मध्यस्थता अमेरिका ने की है। जब से आप राजनीति में आए हैं, आपने ऐसा सुना है? देखिए, 78 साल से हमारा स्टैंड क्या रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच का जो मसला है वो 2 देशों का मसला है। इसमें हम किसी भी तीसरे देश की दादागिरी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टैंड 78 वर्षों से रहा है। और जो 71 का समझौता है उसमें भी हमने कहा कि ये 2 देशों के बीच का मसला है, इसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हम नहीं मानेंगे। आपने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, आपने देश को विश्वास में नहीं लिया। पहलगाम में जो हमारी बहनें जिनके माथे के सिंदूर उजाड़े गए आतंकवादियों के द्वारा, वो 6 आतंकवादी कहां गए, उनका क्या होगा, इसके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। सीज फायर की क्या कंडीशन आपने रखी है, किस तरह से यह सीज फायर हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री सीज फायर के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति पहले सीज फायर की बात कर रहा है, उसके बाद भारत सरकार कह रही है सीज फायर हो गया। क्या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भाग्य विधाता अमेरिका हो सकता है क्या? ट्रंप हो सकता है क्या? भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम कहते हैं दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की।
आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू क्यों किया? सवाल यहां से उठता है। पहलगाम में 26 निर्दोष निहत्थे लोगों की जान गई। किसने मारा? पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग किए गए आतंकवादियों ने। हिंदुस्तान की धरती में 200 किलोमीटर अंदर आके पहलगाम में उन्होंने 26 निर्दोष निहत्थे लोगों को मार दिया। और उस पर पूरे देश में गुस्सा था, नाराजगी थी, आक्रोश था। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई और आपने कहा हम छोड़ेंगे नहीं। आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, सबने उसका स्वागत किया, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन जो आतंकी ठिकानों की संख्या बताई वो 21 बताई। लगातार हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पे हमला कर रही थी। उनके जो प्रमुख स्थान थे, आतंकवादियों का अड्डा था, उस पर हमला कर रही थी। और उस बीच में अमेरिका के कहने पे आपने सीज फायर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये मैंने नहीं कहा, भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा, अभी जो 2-3-4 दिन पहले हुई थी, क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या धारणा हमारी बनी कि जब तक उन 6 आतंकवादियों को मार नहीं दिया जाएगा जिन्होंने हमारे बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े हैं, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। तो ये निश्चित रूप से भारत की सरकार के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जवाब देने का विषय बनता है देश के सामने। आप सामने आके बताइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और बताइए कि आपने क्यों अमेरिका के कहने पे सीज फायर किया, किन परिस्थितियों में किया, क्या आपके ऊपर दबाव था। भारतीय सेना जो अपने गौरव, अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है, उसको आप ऐसे अचानक कैसे रोक सकते हैं? ये सीज फायर सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट तक सीमित नहीं है। वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, एनएससी अजीत डोवल, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और भी जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे, उन सब के नाम लेके कहा कि इन सब लोगों से हमारी बातचीत चल रही थी। तो क्या भारत सरकार ने इसकी पहल की? एक रिपोर्ट है CNN की जो ये कहती है कि भारत सरकार ने अमेरिका को कहा कि आप मध्यस्थता कीजिए और इस युद्ध को रोकिए। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूरा हो गया था? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद तब पूरा होगा आदेश जी जब वो 6 आतंकवादी पकड़े जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद तब पूरा हो जाएगा जब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद तब पूरा होगा जब POK, जहां पर आतंकवादियों का अड्डा है, जहां से बैठ के कसूरी ने धमकी दी थी 4 दिन पहले आतंकवादी हमले की, उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जब तक हम अपने में शामिल नहीं कर लेते, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर का मकसद कहाँ पूरा हो गया? आपको अमेरिका ने कह दिया और आप मान गए। आपने सोचा उन 26 जिंदगियों के बारे में, उन निर्दोष लोगों के बारे में जिनकी जान चली गई? आपने सोचा राजौरी के ADC को जो मार दिया गया, राजकुमार थापा को? आपने सोचा छोटे मासूम बच्चे मार दिए गए, गुरुद्वारे पे हमला हुआ, मंदिर पे हमला हुआ, 21 लोगों की जान चली गई? आपने सोचा हवलदार दिनेश शर्मा की शहादत के बारे में? आपने सोचा अली शेख जो बंगाल के शहीद हुए, इम्तियाज अली जो सब इंस्पेक्टर BSF के शहीद हुए, सूरज यादव, कितने नाम गिनाऊं? तो हमारे सेना के लोगों की जान गई, हमारे ADC की जान गई, हमारे निर्दोष लोगों की जान गई। पहलगाम में तो गई ही थी, उसके बाद की घटनाओं में गई। और जब हमारी सेना उनके घर में घुस के उनको मार रही थी, आतंकवादियों को 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके सहयोगी मारे गए, ये भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में माना। उस समय आप क्यों रोक रहे हैं? जब उनके देश में आंतरिक समस्याएं हैं, बलूचिस्तान उनसे अलग हो सकता था, POK पे हम कब्जा कर सकते थे, उनके आतंकवादी अड्डों का हम सत्यानाश कर सकते थे। सबसे बुरी आर्थिक परिस्थिति में आज पाकिस्तान है, खाने को मोहताज है, और ऐसे समय में आपने अचानक अमेरिका के कहने पे सीज फायर कर दिया। और वो दादा क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा अमेरिका।
वही सवाल है ना कि वो कौन होता है करने वाला, बायलैटरल इशू है। कर रहे हैं, दावा कर रहा है वो, और मोदी जी खंडन नहीं कर रहे अब तक। वो शहबाज शरीफ आके बोल रहा है, प्रधानमंत्री उसको जवाब देने के लिए क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो कह रहा है हम खून के अंतिम कतरे तक लड़ेंगे। आप भी कहिए ना, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हम लड़ेंगे, लेकिन हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, हम आतंकवादियों का सत्यानाश करके रहेंगे। कहते तो अमित शाह पार्लियामेंट में जान दे देंगे हम नहीं तो आप कश्मीर के लिए। तो सवाल यह है कि जब आज मौका है तो आपने भारतीय सेना जो अपने पराक्रम, अपने गौरव, अपने शौर्य, अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, आपने उसको रोका क्यों? यह प्रश्न नहीं होगा आपसे? आपको लगता है कि ये सही समय था 1994 का जो संसद का प्रस्ताव है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, उसको वापस लाने का? पीओके हमारा अभिन्न अंग है। हम अब कश्मीर की विधानसभा में उसके लिए जगह खाली रखते हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। ये सबसे सही मौका था, सबसे अच्छा मौका था। गलती उनकी ओर से हुई थी, आतंकवादी हमला उनकी ओर से हुआ था। आतंकवादी अड्डे को संचालित करने का काम पाकिस्तान करता है। कहाँ मिला था ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका के ऊपर हमला किया था? पाकिस्तान में। कहाँ मिला था ओसामा बिन लादेन जो अफगानिस्तान में अपना अड्डा संचालित करता था? पाकिस्तान में बाद में शिफ्ट हो गया। किसका नाम लें? हाफिज सईद, मसूद अजहर, जितने भी दुनिया के आतंकवादी बड़े बड़े हैं, उनका केंद्र कहाँ है? पाकिस्तान में है। उनको फंडिंग कौन करता है? पाकिस्तान करती है, पाकिस्तान की सेना करती है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे आतंकवादी देश को आज जब आपको पूरे दुनिया का समर्थन लेके सबक सिखाने की ज़रूरत थी, तो आप अमेरिका के कहने पे सीज फायर कर देते हैं एक तरफा। आपको क्या लगता है क्या मजबूरी रही होगी मोदी जी की? मतलब पता नहीं, व्यापारिक मजबूरियां थी, दबाव था, या ये खुद नहीं चाहते थे? पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन क्योंकि मैं एक चीज़ तो जानता हूं कि मोदी जी के लिए सबसे पहले उनका दोस्त है जिसका नाम है अडानी। ओके, नहीं उनके उसके नाम पे भाई उसके अब मुकदमा चल रहा है वहां पे। अच्छा, उसकी गिरफ्तारी का खतरा है अमेरिका में। हो सकता है वो दबाव हो। उसके धंधे व्यापार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मोदी जी जिस देश में जाते हैं वहां पे उसको ठेका मिल जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन क्या है, कुछ ऐसे व्यापारिक दबाव भी हो सकते हैं। नहीं, ये इसलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बात कही कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी भारत सरकार और सबके नाम लेके बताया कि ये सब लोगों से बातचीत हुई। तो भारत सरकार उसका खंडन क्यों नहीं कर रही है? नहीं, उसके बाद सीज फायर की घोषणा के 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ऐसे गद्दार देश के बातों का आपने अचानक भरोसा क्यों कर लिया पाकिस्तान के, अमेरिका के कहने पे? आप बताइए ना मुझे। 3 घंटे के अंदर उसने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया। सीमा पे गोलीबारी शुरू कर दी। श्रीनगर हो, जम्मू हो, कच्छ हो, गुजरात का होम मिनिस्टर सामने आके कह रहा है भाई यहाँ पे उसकी तरफ से अटैक हो रहा है। तो आप ऐसे पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? जो आखिरी संजय जी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, क्या उसमें विपक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी झूठी रिपोर्ट चल रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि हमारे जहाज को गिरा दिया गया है और सरकार को खंडन करना चाहिए? ये विषय हम लोगों ने उठाया था कि कुछ फॉरेन मीडिया और कुछ सोशल मीडिया इस तरह के बात प्रचारित कर रहे हैं, तो उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सरकार ने कुछ कहा उसके ऊपर? उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब आपके राजनीतिक जीवन की मैं बात करना चाहता हूँ कि संजय सिंह कहाँ से आए, कब राजनीति की शुरुआत हुई और कैसे, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक नेता बन गया और वो संसद में पहुँच गया,
इतना आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं से आपने जर्नी शुरू की होगी। तो देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए मैं 94 में जब सुल्तानपुर आया घर पढ़ाई करने के बाद, उड़ीसा में मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद घर जब आया तो एक संस्था हमने बनाई आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे। उसके माध्यम से हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का काम किया। सारे यूथ लड़के रहते थे उसमें। मैं खुद भी 50 बार का ब्लड डोनर हूँ। उसके अलावा अस्पताल में जो ऐसे मरीज़ होते थे जिनके पास दवा का इंतज़ाम नहीं होता था, लावारिस मरीज़ जो जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता था, तो अपने साथियों के साथ मिलके उनकी सेवा करना, उनकी देख रेख करना। फिर गर्मियों में निःशुल्क प्याऊ चलाते थे हम लोग, तो खुद से ही घड़े का पानी भरना, पिलाना लोगों को। तो बेसिकली शुरुआत जो जर्नी की आप पूछ रहे हैं, तो वो तो हुई सेवा के कामों से। और उसमें ये था कि भाई राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाना है। गोमती सफाई का अभियान हमने चलाया। शुरुआत में ऐसा मसला था नहीं, पॉलिटिशियन ना कोई दूर दूर तक राजनीति का मतलब मसला नहीं था। उसके बाद गर्मियों में हम लोग पौशाला चलाते थे, ठंडियों में रजाई वितरण का कार्यक्रम करते थे खुदीराम बोस जी की जयंती पे। तो इस तरीके से तमाम क्रांतिकारियों के, महापुरुषों के जीवन पे, उनकी जयंती पुण्यतिथि पे कुछ अच्छे काम करते थे। अस्पताल में रेगुलर काम करते थे, ब्लड डोनेशन का काम करते थे। फिर अचानक हॉस्पिटल की जो प्रॉब्लम थी उसको लेके हमने छोटे छोटे आंदोलन शुरू किया। जैसे मरीजों के खाने के लिए जो पैसा आता था उसका सही उपयोग नहीं होता था, या फिर सफाई या फिर दवा वगैरह का जो इंतज़ाम करना चाहिए वो प्रशासन के लोग, अस्पताल का प्रशासन नहीं करता था। तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया हम लोगों ने। जब आंदोलन शुरू किया तो लोगों ने कहा अरे ये तो राजनीति करने लगे। तो हमने कहा भाई ये क्या बात हुई, अगर लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है और उसके खिलाफ हम धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये राजनीति कैसे हो गई। तो फिर वहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें जल गई एक बार, उनकी दुकानें उजाड़ी गई। तो उसको लेके मैंने आंदोलन किया। फिर कहने लगे अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं। तो मतलब ये मुझे समझ में आया कि आदमी सेवा के मामले में ये सोचता था कि अगर आपने कोई सामाजिक संस्था बनाई है तो सिर्फ लोगों की सेवा का आप काम कीजिए, उनके हक की बात मत कीजिए, उनके अधिकारों की बात मत कीजिए। उसी बीच में फिर रघु ठाकुर जी से मुलाकात हुई और मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ जिस तरीके से वो अपना जीवन सादगी का बिताते हैं। तो उनसे, वो एक समाजवादी आंदोलन से निकले हुए बड़े नेता हैं, डॉक्टर लोहिया के साथ उन्होंने काम किया है। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। तो उनकी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी थी, उसमें मैंने ज्वाइन करके काम शुरू। ये कब किया आपने, कौन से साल की बात? ये मेरे ख्याल से 98-99 की बात है, उस टाइम में। और फिर वहाँ से यात्रा शुरू हुई और फिर धीरे धीरे अन्ना आंदोलन में आए। उसके पहले अरविंद आपकी मुलाकात अरविंद से पहली बार कब हुई? अरविंद केजरीवाल जी से जो पहली मुलाकात हुई 2005 के पहले, शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पे कार्यक्रम रखा था संदीप पांडे जी ने लखनऊ में। तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी आए थे और वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ पे उन्होंने आरटीआई का तब आंदोलन चला रहे थे, तो उसके बारे में उन्होंने बताया और फिर ये कहा कि घूस का घूसा एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, उसमें आप लोग जुड़िए। तो उस अभियान में मैं जुड़ा और मुझे याद है कि 3 काम ऐसे थे जो फ्रंट पेज की स्टोरी बनी थी और मैंने 24 घंटे के अंदर आरटीआई लगा के वो सारे काम कराए थे। तो मैक्स से मिला फिर केजरीवाल साहब को, और फिर उसके बाद स्वराज का आंदोलन उन्होंने शुरू किया 2008-9 में, तो उससे मैं जुड़ गया। फिर 2011 में फिर ये अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो गया। तब से फिर अभी तक उसमें कोई खास मतलब भूमिका थी आपकी, कोई स्पेसिफिक आपको काम दिया गया था? नहीं, मुझे काम दिया गया था सुल्तानपुर और रायबरेली में आंदोलन को चलाने का, और दोनों जिले बहुत इम्पोर्टेंट थे। जब 5 अप्रैल को अन्ना जी ने पहली बार जंतर मंतर पे अनशन किया, तो उस समय मुझे सिर्फ 2 जिलों का काम दिया गया था, एक सुल्तानपुर का, एक रायबरेली का। सुल्तानपुर में अमेठी आता था और रायबरेली सोनिया गांधी जी का क्षेत्र था। तो क्योंकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन था, तो इन दोनों जिलों में अच्छे ढंग से हमने आंदोलन को चलाया।
और फिर जब अगस्त में आंदोलन शुरू हुआ, जो रामलीला मैदान का आंदोलन था, उसमें मैंने एक दिन केजरीवाल जी से सुबह सुबह बात की, तो उन्होंने कहा कि अब आप यहीं आ जाइए। फिर आप दिल्ली आ गए। और फिर मैं दिल्ली आ गया, तब से अन्ना आंदोलन और फिर ये पार्टी का सफ़र शुरू हो गया। आपके बारे में एक कहानी और मैंने सुनी है कई जगह से, अब ये विपक्ष फैलाता है या कौन फैलाता है इसकी सच्चाई मुझे नहीं पता, कि आपने टिकटें भी बेची हैं सिनेमा की। नहीं, क्या ये आपके संघर्ष की कहानी है या सच है, गलत है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि आप अगर एक छोटे से शहर से आके राज्यसभा तक का सफ़र तय करते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी के खिलाफ आप बोलते हैं, तो आपके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें फैलाई जाती हैं। अच्छा, मतलब ये बीजेपी तो का कभी किसी को पप्पू कह दो, किसी को टोटी चोर कह दो, किसी को टिकट ब्लैकिया कह दो, तो कहते हैं। अच्छा। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब सच नहीं है ना ये? उससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पता चलता है। सच्चाई का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के टीचर थे फिजिक्स के, और माताजी हमारी जूनियर हाई स्कूल की टीचर थीं। दोनों लोग रिटायर हो चुके हैं। पिताजी ने बड़ी मुश्किलों से हम लोगों को पढ़ाया। हम लोग एक सामान्य परिवार में पलने बढ़ने वाले लोग हैं, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा काट के मुझे उड़ीसा में पढ़ाया, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कराया। तो बीजेपी को लगता है ऐसे टिकट ब्लैकिया कह देने से, कुछ भी प्रचारित कर देने से उनको संतुष्टि मिलती है। 2-4 रुपए मिल भी जाते होंगे एक आध ट्वीट के, तो फिर करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप संसद में बोलते हैं, जब भी आप खड़े होकर बात करते हो, तो सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं जैसे भाजपा वाले, आपकी बात चुभती क्यों है? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सच बोलूँ। क्योंकि आप इस देश में तानाशाही से राज नहीं कर सकते। आपको जनता ने चुना है, आपको सरकार बनाने का मौका दिया है, तो आप सरकार चलाइए, लोगों के हित में काम कीजिए। सबसे दादागिरी की भाषा में बात करना, सबको डराना, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस वालों से, पार्लियामेंट में जब जिसको चाहोगे आप सस्पेंड करके बाहर कर दोगे, ये सब तरीका ठीक नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को भी समझना चाहिए कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, भाजपा को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो उन पे भी डंडे मारेंगे ये लोग। ये किसी के सगे नहीं है। जो तानाशाही का जो चरित्र होता है वो किसी का सगा नहीं होता। ये मुसलमानों के खिलाफ है ऐसा सुन के खुश हो सकते हैं आप, लेकिन ये किसके खिलाफ नहीं है? ये ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं है, ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं है। इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा ये उसके खिलाफ है। मुख्य बात यह है, और इनके पक्ष में जो खड़ा हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ दाऊद इब्राहिम का शामिल होना बाकी रह गया है, वरना देश का आप बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी बताइए आप जो आज बीजेपी में नहीं है। एक नाम बताइए आप। येदियुरप्पा बीजेपी में, जनार्दन रेड्डी बीजेपी में, आप बताइए ना। और जो विपक्ष में थे वो आप बताइए, छगन भुजबल बीजेपी में, अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, आप बीजेपी में, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में, नारायण राणे बीजेपी में। कितने नाम आपको गिनाऊं? हेमंत शर्मा वाटर घोटाले की बुकलेट जारी किया था उसके खिलाफ, बीजेपी में। मुकुल राय शारदा नारदा स्कैम का आरोप लगाया था, बीजेपी में। कितने नाम बताऊं आपको? देश के जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो सब बीजेपी में। तो बीजेपी का नारा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, उनके साथ शामिल हो जाइए आप। हमारी पार्टी में जो लोग थे जिनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे लोग, उनकी पार्टी में चले गए, ठीक हो गए। आप गहलोत साहब की बात कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिएगा। मैंने उसी दिन कहा था कि ये लोग कहाँ जाएंगे और किस दल में शामिल होंगे और क्यों बोल रहे हैं, ये आपको समय के साथ पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका कोई ईमान धर्म नहीं है। आपका एक ही धर्म है, सत्ता हथियाना, और उसके लिए आप तानाशाही का आचरण करते हैं। तो इसलिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूं, और कोई भी चीज गलत नहीं बोलता। मुझे जो बोलता हूं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं। मुझे लगता है कि संजय सिंह का डर निकल गया अंदर से, जब से वो जेल से आए हैं,
कि कह सकते हैं आप। इसके अलावा मेरा मैं क्या पहले भी डरता नहीं था, लेकिन नहीं। ये है कि ये बात आपने ठीक कही। मैं पहले भी इनसे डरता नहीं था, कभी भी डरा नहीं। हाँ। लेकिन ये बात आपने ठीक कही कि जब इन्होंने 6 महीने जेल में रखा तो मैं हर दिन यही सोचता था कि जिस दिन बाहर निकलूंगा 4 गुना ताकत से इनके खिलाफ लड़ूंगा। कि इसके अलावा मेरा क्या ही कर लोगे? क्या कर लोगे आप? जेल तो भेज दिया। आप जेल भेजना चाहते थे, आपने जेल भेज दिया। लाठी से मरवाना चाहते हैं, आपने लाठियां भी चलवाई। तो आपको जो करना था आपने किया। अब सवाल यह है कि इस देश के विपक्ष को और इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा आप चाहते क्या हैं। इनके सामने झुक के चलना चाहते हैं, इनकी सारी जाति बर्दाश्त करना चाहते हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर तरह की बदहाली आप झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, तो चुप रहिए, आराम से बैठे रहिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके खिलाफ आपको बोलना है तो फिर ये रिस्क जो आप बता रहे हैं उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन संजय जी ये बात तो सही है ना, आप लोग दिल्ली में चुनाव हारे और जो आपने कहा कि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे आजकल वोट नहीं पड़ती। ऐसा गलत है सर कहना, मैं तो ऐसा नहीं मानता। आम आदमी पार्टी का कौन सा जाति और धार्मिक जनाधार था 2013 में जब हमें सीटें मिली? नहीं, मैं उस दौर की बात नहीं कर मैं रहा। अभी भी आगे भी आपको बता रहा हूँ। 2015 में क्या था हमारा जो 67 सीटें मिली हमें, हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की। 2020 में क्या था, हमने कहा 5 साल अगर हमने काम किया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए केजरीवाल जी की, याद है मुझे। चुनाव की कैंपेन शुरू होती है, वो कहते हैं अगर हमने 5 साल काम किया तभी वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। अब आते हैं 2025 में हम हारे क्यों? ईमानदारी से इसका मूल्यांकन करना चाहिए। 2 साल तक हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। सीवर का काम, सफाई का काम, जो काम रेगुलर काम थे वो काम इन्होंने बाधित किया, जानबूझ के बाधित किया। तो जो हम जनता के लिए कर पाते थे बहुत लड़ भिड़ के, जैसे भी करके, मोहल्ला क्लिनिक के लिए 9 दिन एलजी के घर पे बैठ गए अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बुरा कहते थे ना लोग केजरीवाल को। अब क्या हो गया, फीस कैसे बढ़ गई स्कूलों में? कौन बोलने जा रहा है? कौन बोलने जा रहा है बताइए? तो आपका क्या कहना है कि ये तो सरकार की साठगांठ से बड़ी है? 100%। इसको एक सरकार अरविंद केजरीवाल की थी जिसने 10 साल तक बच्चों के स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी। एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई जिसने 2 महीने में हाहाकार मचा दिया, बच्चों के स्कूल की फीस 80% बढ़ गए। तो सरकार का फर्क नहीं दिख रहा क्या है? किसी भाजपा नेता का एक सरकार, सुन तो लीजिए आप, एक सरकार 10 साल तक रही जिसने 1 घंटे भी कभी बिजली कटौती नहीं होने दी। एक सरकार 2 महीने हो गई जहां पे 5-5 घंटे की बिजली कटौती शुरू हो गई। एक सरकार 10 साल तक रही जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। एक सरकार 2 महीने में मोहल्ला क्लिनिक बंद करने में लगी हुई है। पहली बारिश, बड़े बड़े दावे करते थे ना ये लोग, पहली बारिश में 4 लोगों की जान चली गई, नाले सड़कों पे आ गए। आप बताइए मुझे। तो मैंने आपको फिर मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई जाति धर्म की राजनीति से लेना देना नहीं था, बावजूद इसके लोगों ने हमको काम के आधार पर वोट दिया। ये चुनाव हम 2 साल से जो काम हमारे बाधित किए गए उसकी वजह से, और सरकारी प्रशासनिक तंत्र का जबरदस्त दुरुपयोग किया गया। वोट काटे गए, वोट बढ़ाए गए, वोट शिफ्ट किए गए, पैसे बांटे गए, दारू बांटे गए, हर तरीके का तंत्र का दुरुपयोग उन्होंने किया। तो इसके कारण हम 2% वोट से पीछे रह गए। आपको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें रोल अदा किया है आम आदमी पार्टी को हराने में? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 17-18 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी को जितना वोट मिला है लगभग उतने से ही आम आदमी पार्टी हार गई। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से लीजिए। लेकिन हम चुनाव अपने मुद्दों पे और हम क्या डिलीवरी कर सकते हैं जनता के लिए, इस बार भी हमने उसी तक फोकस रखा अपनी बात को। और कांग्रेस पार्टी ने अगर 7% 8% वोट काट के, और इस बात के लिए वो खुश हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को हटा दिया, बीजेपी जीत गई, तो ये उनकी अपनी मानसिकता है। नहीं, वो उसमें उनका तर्क है। वो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जाती है वहाँ कांग्रेस पार्टी का वोट काटती है। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात,
ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस का वोट खाया, उनके हिस्से का वोट लिया है। तो उनको लगता है कि नहीं, अभी हमें आम आदमी पार्टी को रोकना चाहिए, भले ही बीजेपी जीत जाए। तो इस पे आम आदमी पार्टी मतलब क्या सोचती है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या वो ऐसे ही काम करती रहेगी या हम तो strategy 18 में सारी सीटों पे लड़े थे राजस्थान में, हम्म तब तो वहाँ कांग्रेस जीती थी। हम्म हम मध्य प्रदेश में भी सारी सीटों पे जीते थे, लड़े थे, तो वहाँ पे उस समय कमलनाथ जीते थे। हम्म छत्तीसगढ़ में भी हम लड़े थे, तो वहाँ पे उस समय भूपेश बघेल जीते थे। गोवा में हम लड़े थे, हम्म तो गोवा में सबसे ज़्यादा सीटें तो उस समय कांग्रेस की आई थी। अब बताइए, हम्म आप कह रहे हैं 17 में हम लड़े, सुन तो लीजिए, 17 में हम लड़े थे पंजाब में, कितनी सीटें आई थी हमारी? 22 सीटें आई थी अलायंस के साथ। और सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी। वहाँ तो अकाली दल की सरकार थी ना, बीजेपी की सरकार थी। तो ये इस प्रकार से मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। क्या हम हारे हैं हरियाणा में? कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारी है हरियाणा में। जैसे कि उन्होंने अलायंस की बातचीत शुरू की, 6 सीटों से बातचीत शुरू हुई और वो अंत में 2 सीटों पे आकर रुकी और फिर बाद में फोन उठाना बंद कर दिया आपने। किसने उठाया फोन? अब ये सब बातचीत की बातें बताने की नहीं होती कैमरे पे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये सही बात आप 2 में मान गए थे? मैं कह रहा हूं, अगर केजरीवाल साहब की प्राथमिकता और पार्टी की प्राथमिकता आप पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो देश को महंगाई दे रही, बेरोजगारी दे रही, किसानों को लाठियां दे रही है, वो पार्टी और उसके नेता का दिल इतना बड़ा है कि अगर बात करते तो शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़ती। अच्छा। हाँ, हमारे लिए प्राथमिकता बीजेपी को हराना था। तो इसलिए तो हमको दोष नहीं दे सकते आप। ठीक है, आपका इशारा हरियाणा की लीडरशिप की तरफ है या दिल्ली की लीडरशिप की तरफ है? नहीं, जो मुझे, अगर आप नाम लेना नहीं चाहते तो। नहीं, मैं नाम फिर भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो उस वक्त जानकारी मिली, उस समय सेंट्रल लीडरशिप काफ़ी हद तक तैयार थी, ऐसा बताया गया। हुड्डा साहब नहीं माने? अब छोड़ दीजिए, मैं नाम फिर किसी का नहीं लेना चाहता। ये जो शराब घोटाले की बात होती है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी की छवि बहुत ख़राब हुई है आपकी लीडरशिप की। और जेल, इसकी सच्चाई क्या है? मतलब ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? क्योंकि मेन लीडरशिप को जेल भेज दिया, आपको, अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया साहब को। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये सरकार से गलती हुई थी शराब पॉलिसी में, या इसको भी आप बीजेपी के ऊपर ही छोड़ देंगे? देखिए, ऐसा है कि दुष्प्रचार का, झूठ का ना कोई सिर होता है ना कोई पाँव होता है। लेकिन हिटलर का प्रचार सचिव था गोएबल्स, उसका ये कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच साबित हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला वही है, एक झूठ को चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बोलो कि उसको सच माना जाए। तो यही काम उन्होंने किया। शराब घोटाला क्या है? कहाँ हुआ शराब घोटाला? कितने पैसे बरामद हुए किसके यहां से? अरविंद केजरीवाल के घर आपने छापा मारा, मनीष सिसोदिया के घर छापा मारा, संजय सिंह के घर छापा मारा, कितने पैसे बरामद हुए बताइए ना आप। कितने जमीन के प्लॉट हैं हम लोगों के, कितना सोना गहना मिल गया? कहीं तो भ्रष्टाचार का पैसा जाएगा, आसमान में चला गया, जमीन ने निगल लिया, कहां गया? एक मनगढ़ंत काल्पनिक घोटाला करके बदनाम किया, सबको जेल में डाला। न्यायालय ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कुछ मिला नहीं मिला। कहानियां हैं, कहानियां मैं भी आपके बारे में बना सकता हूं, आप भी हमारे बारे में बना सकते हैं। कोई तो तथ्य प्रमाण होना चाहिए, कुछ तो आधार होना चाहिए। 68 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का सीधा मामला, सीधा क्विड प्रो को गिरफ्तारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में मिला।
उसी शराब व्यवसायी से जिसको किंग पिन कह रहे थे बीजेपी वाले। किंग पिन यानी जो दिल्ली शराब घोटाले में इन्वॉल्व था, शामिल था, उसने चंदा दिया बीजेपी को, शायद उसका नाम मंगुंटा रेड्डी या ऐसे। अच्छा, जो हैदराबाद की कंपनी थी। हाँ, और उनको जेल नहीं भेजा? कुछ नहीं, नहीं मैं कह रहा हूं उससे जेल भेजने के बाद उससे चंदा लिया है। अच्छा, जेल भी भेज दिया, पैसे भी ले लिए? पैसे भी ले लिए, उसके बाद उसकी जमानत भी हो गई। तो मतलब क्या सरकार जमानत मैनेज कर ली थी? मतलब एक बंदे से कुछ जेल अब ये टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन ईडी के कानून ऐसे थे जिसकी कमर टूट गई। अब तो हम लोगों के जेल जाने का एक फायदा ये भी हुआ कि ईडी के जो तानाशाही पूर्ण कानून थे उसमें भी अब राहत लोगों को मिली है और अब बेल मिलना आसान हो गया। तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जो कि मतलब न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है कि ईडी के अधिकारी के सामने दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बराबर सच माना जाएगा। ये पहले था? ये पहले था, ठीक है। जबकि पुलिस तो आपसे कभी भी किसी भी तरीके से बयान ले सकती है, उसकी पड़ताल होती है न्यायालय में, तब उसको सच माना जाता है, वो ट्रायल का विषय है। तो मैं तो कहता हूं कि मुझसे जो पूछताछ हुई है उसका वीडियो और उसकी सीडी पूरे देश को दिखाई जाए, तब आप लोगों को मजा आएगा। थोड़ा बता दीजिए कि कैसे हमको हमारे केस में बोलने से मना किया गया, क्योंकि सीडी तो आएगी नहीं, आप जानते हैं। तो आ जाए तो अच्छा है ना। मोदी से कहिए कि अगर वो वास्तव में उसके अंदर हिम्मत है और अगर वो अपने आप को सच्चा मानता है और वो मानता है कि हाँ हमने शराब घोटाले की जांच सही ढंग से कराई है, तो उसको पूरे देश के सामने पूछताछ की सारी सीडी सामने करना चाहिए। लाइव प्रसारण दिखाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश को दिखाओ कैसे कैसे सवाल पूछते थे वो। हंसी आएगी आपको। क्या पूछते थे? हंसी आएगी। उदाहरण के तौर पर? मेरी ईमानदारी की जांच कर रहे थे वो, भ्रष्टाचार की तो जांच ही नहीं कर रहे थे। क्या था मतलब, समझ नहीं आया मेरे। मुझे कोर्ट ने मना किया, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप ऐसा करिए, इंडायरेक्ट बता दीजिए। हाँ। तो जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपके खाते में ये 50,000 रुपए क्यों है, तो पता चला आपकी माताजी ने आपको 50,000 रुपए दिया है। अच्छा। अब मैं कहूं कि आदेश रावल जी यार आप तो अच्छे खासे अपना कमाई कर रहे हो, तो आपको 50,000 रुपए की माताजी से जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब कि आप कहीं कष्ट में थे पैसे में, तभी आपको अपनी माँ से 50,000 रुपए लेने पड़े। तो आपकी ईमानदारी की जांच हुई कि भ्रष्टाचार की जांच हुई? तो मैं तो कह रहा हूं कि जारी कीजिए, सीडी दिखाइए। लेकिन संजय जी, आपकी ये बात 8 दिन पूछताछ में, 8 दिन में सिर्फ 2.5 घंटे पूछताछ हुई है मुझसे। फिर बाकी टाइम क्या करते थे आप? कुछ नहीं, आराम से सोइए, पढ़िए, किताबें पढ़िए, लॉकअप में बंद रहिए, महसूस कीजिए कि इस देश में एक तानाशाह है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, उसने तुम्हें लॉकअप में रखा है। महसूस करो तुम बेइज्जत हो रहे हो, तुम्हें बड़ी गाड़ी में लेके जाया जाएगा, जालियां लगी होंगी चारों तरफ से, बंदूक के घेरों में तुम होगे, डरो हमसे, भयभीत हो। जब न्यायालय में पहुंचोगे तुम्हें लॉकअप में वहां भी बैठाया जाएगा, खारिजा जिसको बोलते हैं, वहां 1.5 2 घंटे बैठे रहो कंबल के ऊपर, होगे तुम सांसद अपने घर के, बेइज्जत हो रोज, महसूस करो। यही था और क्या था? मतलब अपने होने का एहसास करवाना, आप ये कह रहे हो? आपको हर पल अपमानित करने की कोशिश की जाती रही। अब ये आपके ऊपर है कि उसको आप किस रूप में लेते हैं। आप उसको चुनौती के रूप में, अपने मनोबल को और मजबूत करने के रूप में, आप डर जाते हैं इनसे, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया और जिससे बड़ा खुश होता है आदमी। इसको लगता है देखो मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैंने इसको देखो झुका दिया, डरा दिया। कभी ऑफर आया? इनकी औकात ही नहीं है। नहीं ऐसा ऑफर तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि कुछ लोगों को वो चिन्हित करके जानते हैं कि इनसे हमें क्या सुनना पड़ेगा। तो कम से कम मेरे बारे में तो ऐसा जानते हैं कि मुझसे उनको क्या सुनना पड़ेगा।
नहीं, जेल जाने का हो रहा है, बाहर निकाल देंगे, मान मैं जाओ। कह रहा हूँ मेरे पास ऑफर भेजने का मतलब है उनको क्या सुनना पड़ेगा वो पता है उनको और मैं क्या जवाब दूंगा उनको पता है। जो आदमी जेल में रहने के बावजूद कोर्ट की तारीख पे आके ये कहे कि मैं नरेंद्र मोदी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है, देश के सारे भ्रष्टाचारी उसके साथ हैं, ये मेरे बयान है, उठा के देख लीजिए। जब भी मैं कोर्ट की तारीख पे आता था बाहर में बोलता था, मैंने सुने। तो वो हमारे पास ऑफर क्या भेजेंगे भाई? कोई एक आदमी डरा हुआ, भयभीत सा, कुछ माइल्ड सा बयान देता हुआ बाहर उनकी कस्टडी में रहते हुए भी दिखे, तब तो कुछ हमें अप्रोच करेंगे। जब मैं जेल में रह के भी उनके खिलाफ उतनी ही तीखी भाषा बोल रहा था और बाहर निकलने के बाद भी उतनी ही तीखी भाषा में बोलता रहा और आगे भी बोलता रहूंगा, इस बात की उनको भी गारंटी है, मेरे मन को भी गारंटी है, तो ऑफर किस बात का देंगे? तो कुछ लोगों को तो ऐसे वो मान के चलते हैं कि ये इनके ऊपर कोई दाल गलने वाली नहीं है। आपकी कैटेगरी उन्होंने अलग कर दी। हाँ, मुझे अलग कर दिया। जेल में कुछ बदलाव आया आपके जीवन में या कुछ सीखा देखिए, उस खाली समय में? दो काम अच्छे हुए। एक तो किताबें पढ़ने का बहुत मौका मिला और दूसरा खाली समय में मैं सोता रहा खूब आराम से। हाँ, कभी अफसोस तो शरीर में जो पिछले 30 साल से काम करते हुए भाग दौड़ में कभी मुझे शायद 1 हफ्ते 10 दिन का भी आराम नहीं मिला होगा, तो वो उसमें थोड़ा मैं किताबें पढ़ता रहा, सोता रहा। जब मौका मिला, म्यूजिक रूम था वहाँ पे, वहाँ चला जाता था, 1 घंटा गाने वाने गाता था। तो मुझे एक दिन एक अधिकारी ने बुला के कहा जेल के, बोला थोड़ा दुखी रहा कीजिए। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे ये सीसीटीवी कैमरे में आप दिखते हैं 24 घंटे। गाने गाते थे और ये सीसीटीवी जो है वो जाता है उन लोगों के पास जो हमारे आका लोग हैं, वो देखते हैं। तो कहते हैं इसको तुम टाइट नहीं कर रहे हो। बोले साहब क्या टाइट करें और जो बताओ। तो हमने कहा जो तुम्हारी मर्जी है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। मैं अपने घर वालों से जब भी बात करता था, हमारे घर वालों को ये पूछने तक की इजाजत नहीं थी कि तुम कैसे हो। मैंने ये भी मना कर रखा था कि इतना भी मत पूछना, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग कभी पूछेंगे, ये दुखी दिखेंगे, तो अगला व्यक्ति जो देख रहा होगा वो खुश होगा कि चलो हमने इनको थोड़ा तो झुकाया, मकसद पूरा हो गया। हाँ। तो मेरी माताजी मुझसे मिलना चाह रही थी, मैंने घर वालों को कहा नहीं, जेल में मत लेके आना मिलने के लिए। तो मैं एक बार अपना आँख दिखाने के लिए क्लिनिक पे गया, जो पुलिस की कस्टडी में मुझे लाया जाता था। तो वहाँ माताजी भी अपना पर्चा बना के बैठी हुई थी पहले से। तो मैं गया, उनके पैर छुआ, तो पुलिस वालों को अंदाज़ा लग गया कि शायद कोई जानने वाला है। तो थोड़ा उन लोगों ने मौका दिया। तो माताजी ने पूछा कि भाई तुम कैसे हो, क्या खाते हो वहाँ पे? तो मैं जेल से चना, गुड़ और पानी लेके गया था। तो मैंने ये दिखाया उनको, मैंने कहा यही खाता हूँ। तो फिर वो थोड़ी देर बैठी रही और पूछती रही अपना ख्याल रखना, फिर रोते हुए वहाँ से चली गई। तो मेरा ये कहना है कि आप ये सब क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि एक आदमी टूट जाए आपके सामने, झुक जाए और आप जो कहें उसको मानने लगे। आपका अल्टीमेट मकसद तो यही है ना। तो अगर हम आपके मकसद को पूरा होने दें और आपके सामने झुक जाए, तो फिर वो हमारी हार है। और अगर हम आपके मकसद को जानते हुए आपके खिलाफ लड़ें, तो फिर वो लोकतंत्र की सच्ची लड़ाई है। तो जिस काम को मैं कोशिश करता हूं कि 100% ईमानदारी से पूरा करूं, जब जब इन्होंने दबाने, डराने, झुकाने की कोशिश की, इनके खिलाफ लड़ा और मजबूती से लड़ा, बिना डरे लड़ा। देखिए, कोई आपका भाग्य विधाता नहीं हो सकता, और ना नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपकी ज़िंदगी का 1 मिनट बढ़ा सकते हैं, और ना उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो 1 मिनट घटा सकते हैं। उनका पूरा ख़ानदान भी मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी का 1 मिनट वो घटा नहीं सकते और न बढ़ा सकते हैं। तो हुजूर हुजूर जी हजूर करने से क्या फ़ायदा है? अपने स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जियो, जो होगा देखा जाएगा। पट्टा लिखा के थोड़ी कोई पैदा हुआ है भाई। मैक्सिमम कोई जिंदा रहेगा 100 साल जिंदा रहेगा। पट्टा लिखा के थोड़ी पैदा हुआ इस धरती पे
कि हमेशा हम अमर अजर अजर अमर होके आए। तो डर के जीना है या लड़के जीना है या स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीना है, ये सब आपके हाथ में है। कभी जेल में ऐसी फीलिंग आई कि मेरा स्वाभिमान कमज़ोर हो रहा है या मैं अंदर से टूट रहा हूँ? मुझे कभी नहीं आई, कभी नहीं। कभी भी नहीं आई। बल्कि मैं यही सोचता रहता था कि जिस दिन बाहर निकलूंगा इनको 4 गुना मजबूती से इनके खिलाफ लड़ूंगा। और बहुत अच्छा मौका लगा कि लोकसभा चुनाव के पहले ही मैं निकल गया। तो ये चीज़ ठीक हुई। जब बाहर आए और संसद में गए तो कभी आमने सामना हुआ प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं कई बार आल पार्टी मीटिंग शुरू में होती थी तो प्रधानमंत्री जी आते भी थे। मैंने कभी मिलने का प्रयास भी नहीं किया, अपना काम हुआ, बातचीत हुई, उठ के चला जाता था। 1-2 बार जब सेशन ख़त्म होता था तो ये परंपरा है कि उपराष्ट्रपति महोदय के कमरे में सारे लीडर बैठते हैं, तो वहाँ भी प्रधानमंत्री जी बैठते थे, तो मैं भी अपना बैठ के उठ के चला जाता था। एक बार क्या हुआ कि सेंट्रल हॉल में सारे लीडर, पार्टी के लीडर जो है वो आगे की पंक्ति में बैठे। पहले 3 की संख्या थी, फिर 10 हो गई। अब तो मैं लीडर होने के नाते मुझे आगे बिठा दिया गया। तो सबको नमस्कार करते हुए आ रहे थे, सारे लोग उनको नमस्कार कर रहे थे। तो मैंने भी गलती से उनको नमस्कार किया तो उन्होंने मुंह उस तरफ किया और चले गए। तो मुझे लगा कि मैं सही था पहले जितने बार तो मैंने शिष्टाचार में ही नमस्कार किया उनको, लेकिन जब उन्होंने मुंह उधर फेर के वो चले गए तो मुझे एकदम से लगा कि मैं जो इसके पहले इनके पास कभी नहीं गया और इनसे नमस्ते करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाई, तो मैंने वो सही काम किया था। तो प्रधानमंत्री ये आपको हमेशा एहसास दिलाते हैं कि देखो मैं ऐसा ही हूँ। आपको लगता है कि कभी प्रधानमंत्री जी कभी और पार्टी मीटिंग में नहीं आते, अपने लोगों से हाथ नहीं मिलाते, जितने भी हिंदुस्तान के राजनेता हैं डिफरेंट पार्टीज के? नहीं, वो सऊदी अरब के मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब वो विदेश जाते हैं तो वो सबके गले लगते हैं। क्या उनको ये फीलिंग है कि हिंदुस्तान का नेता मेरे बराबर का है ही नहीं, या मतलब नहीं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो जैसे होता ना, अहंकार से ग्रसित व्यक्ति हैं वो। उनको अहंकार भी एक बड़ी बीमारी है, तो वो उस बीमारी का शिकार है और बाहर जाके वो अपनी सदस्यता दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके अंदर होनी चाहिए। दिखावटीपन से, जहाँ तुम्हारे भतीजे का धंधा चल रहा है उन शेखों को तुम गले लगा रहे हो, तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आप गले लगा रहे हो। और यहाँ जो है कहते हैं हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं सबको। तो हिंदुस्तान में कपड़े देख के मुसलमान को पहचान लेते हो, वहाँ पे जो सऊदी और दुबई और वहाँ के बड़े बड़े शेख हैं तो वो तो एकदम जो है जैसे लगता है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, ऐसे गले मिलते हैं उनसे। मेरा एक सवाल इस पे है संजय जी कि पंचर लगाने वाले, कपड़े देख के पहचानना, और अब जब पाकिस्तान का जो अभी मामला चल रहा था उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने किया सरकार ने, कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मोहम्मद जुबैर ने पूरी रात बैठ के फैक्ट चेक किए, ओवैसी साहब ने अपने जितने भी स्टेटमेंट दिए उसमें कहा कि हमारे लिए देश पहले हैं, और सरकार ने भी उनको वैसे ही किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस बार ये बताना पड़ा कि नहीं, ये सरकार भी धर्मनिरपेक्ष है। देखिए, बेसिक बात को आप समझिए आदेश जी, ये देश धर्मनिरपेक्ष कोई नरेंद्र मोदी जी की वजह से नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष अपनी भावनाओं में है, अपनी जीवन शैली में है। हम मिलजुल के एक साथ रहना चाहते हैं, ये हमारी मनसा है। ये हमारे ऊपर थोपी हुई मनसा नहीं है, ये हमारी अपनी मनसा है, हमारी अपनी चाहत है। तो हम नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप एक धर्म के खिलाफ नफरत फैला के ये साबित करना चाहते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े ऊंचे हैं और सब लोग इकट्ठा हो जाओ मुसलमानों के खिलाफ। उसका नुकसान क्या किया आपने इस देश के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, देश में आपने करोड़ों की संख्या में बेरोजगार खड़े कर दिए। वो कौन है? हिंदू है। हिंदू है। आपने कहा मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं,
11 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की शिक्षा से दूर हो जाते हैं। स्कूलों में बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं, सरकारी शिक्षा का हाल बुरा हो जाता है। वो कौन बच्चे हैं? अधिकतर संख्या में हिंदू हैं। आपने कहा हम किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे, फिर 3 काला कानून लेके आते हैं, फिर उनको आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लाठियों से पिटवाते हैं, 750 किसानों की शहादत हो जाती है। वो कौन है? करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं। तो आपने तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे हिंदुओं को ठीक करके रखा है। अब बताइए ना मुझे, आपने 95 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में शेयर मार्केट में लोगों का डूब गया। उसमें कौन है? ज्यादातर संख्या में हिंदू हैं। तो जेब काट रहे हो हिंदुओं की तुम, और भौकाल बना रहे हो, देखो मुसलमानों को हमने ठीक कर दिया। ये देश नरेंद्र मोदी की वजह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये देश अपनी भावनाओं में, अपनी चाहत में, अपनी सोच में धर्मनिरपेक्ष है। हम कहते हैं हम वसुदेव कुटुंबकम है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारी रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हम तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो वो धर्म है। आप हमें धर्म के नाम पे झगड़ा करना, लड़ना, नफरत करना सिखाते हो। कभी सिखों से नफरत करो, कभी मुसलमानों से नफरत करो, कभी ईसाइयों से नफरत। अब जैनियों को बेचारों को भी नहीं छोड़ा, उनका भी मंदिर उन्दिर तोड़ डाला वहां मुंबई में। हाँ, सुना मैंने। नहीं, तहस नहस कर दिया। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर, महंगी जमीन थी तो देनी होगी किसी को। तो धर्म के नाम पे धंधा करना है इनको। मैंने इनकी चंदा चोरी भी पकड़ी थी अयोध्या में। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी ट्रस्ट वालों ने, और उसमें बीजेपी का मेयर शामिल था उस समय का। तो 13,000 एकड़ जमीन आपने उठा के अयोध्या में अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी और तमाम बाकी लोगों को। 300 मंदिर आपने काशी कॉरिडोर के नाम पे तुड़वा दिए बनारस में, और वहां पे काशी के अंदर आपने गुजराती कंपनियों को ठेका दे दिया। तो आपके लिए धंधा प्रमुख है, धर्म प्रमुख नहीं है। आपके लिए आपका दोस्त प्रमुख है, देश प्रमुख नहीं है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश के लोग इस चीज को समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं अभी पूरे मन से। कुछ लोग बहके हुए हैं, समय लगेगा। हाँ, 39% लोग ही इनके साथ है ना। हाँ। 61% समझे हुए हैं, लेकिन 39% साथ हैं, तो वोटिंग के मामले में आगे निकल जाते हैं। आपने बात तो अब आ जाइए जो बात आपने सवाल पूछा कि साहब जो है यहाँ पे सारे लोग आज एक साथ खड़े होते हुए भी दिखते हैं, और अब ये जब पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं तो ये सोफिया कुरैशी को लेके आते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे मस्जिदों के अंदर बम फूटते हैं, दरगाहों के अंदर बम फूटते हैं, मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा कट्टरता की है। वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, ठीक बात। वो मुस्लिम राष्ट्र है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। उनके यहां क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में आर्मी के जुर्म से लोग परेशान हैं, तंग हैं, वो अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। और आपके यहां क्या हो रहा है कि ऐसे समय में हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान, आपने कुछ नाम लिए, करोड़ों करोड़ मुसलमान आज भारत की सेना के साथ है। वो खड़ा है पूरे जज्बे से। लेकिन इन्हीं में से चंद कुछ लोगों को आप कभी निकाल के उसको लेके मुद्दा बनाते हैं। बस खाली एक नाम होना चाहिए जिसमें अहमद लिखा हो, मोहम्मद लिखा हो, अख्तर लिखा हो, कुछ हो, बस शुरू हो जाते हैं सारे चैनल। ये ठीक नहीं है। वैसे तो आपके यहाँ ISI का एजेंट ध्रुव सक्सेना भी मिल जाएगा। था ना बीजेपी IT सेल का, क्या नाम था उसका? शायद ध्रुव सक्सेना ही नाम था, मध्य प्रदेश का। ऐसे बहुत सारे लोग आपको
सभी धर्मों में मिल जाएंगे गड़बड़ लोग। हम्म, लेकिन लार्जर साइड क्या है, बड़ा बड़ा चित्र क्या है? बड़ा चित्र यह है कि हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के साथ खड़ा है, भारत की सरकार के साथ खड़ा है। आपको दिखाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप हो जिन्होंने यहां पे भेद पैदा किया 10 साल 11 साल जानबूझ के, इसलिए आपको सूफियापुर, वो अच्छी तस्वीर है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। नहीं मैं भी कर रहा हूँ एक तरफ विक्रम मिश्री, एक तरफ वोमिका सिंह, एक तरफ सूफिया कुरैशी, ये अच्छी तस्वीर है जो आपने दुनिया को दिखाई। आपने बताया दुनिया को कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और वो देश के साथ खड़े हैं। नहीं वो वर्ल्ड के लिए मैसेज था। मैं कह रहा हूं ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये अपनी राजनीति के चक्कर में देश का नुकसान मत कीजिए। मेरा भी वही सवाल है। बीजेपी से यही कहना है या मोदी जी से कि भाई अपनी राजनीति के चक्कर में ये देश का नुकसान करते हैं। हर दिन सबका एक थर्मामीटर लिए हुए हैं, अच्छा ये देशभक्त है, ये गद्दार है, ये देशभक्त है, ये गद्दार है, ये देशभक्त है, ये गद्दार है। अभी एक सरकारी टीवी चैनल है, उसका एक बेवकूफ सा पत्रकार है, वो सबको गद्दार बताया जा रहा है, सारे विपक्ष को। सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज पे देखा मैंने। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? सवाल यह है कि 212 वोट पड़े वक्फ के खिलाफ, बिल के खिलाफ, और उसमें से सिर्फ 24 मुसलमान थे, बाकी सब तो हिंदू सिख ईसाई थे। हाँ सही बात है। 98 वोट पड़े राज्यसभा में, 5-6 मुसलमान रहे होंगे, बाकी सब तो हिंदू सिख और ईसाई थे। तो मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि ये देश अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपनी भावना, अपनी चाहत में धर्मनिरपेक्ष है, मिलकर रहना चाहते हैं। नहीं मेरा सवाल वहीं से शुरू होता था कि जब हम देश धर्मनिरपेक्ष है, वो वैसे रहना चाहता, अब उसको रहने दो। 10 साल में आपने रहने नहीं दिया, अब जब आपने दिखाया कि दुनिया को बताना है हमें, तब आपको सूफिया कुरैशी की याद आई। हाँ तो ये गलत है ना, यही तो बात, सवाल तो यही था ना। तो ये गलत है। मैं यही कह रहा हूं कि ये गलत है। आप हमेशा ऐसे देश की छवि बना के रखें कि पूरी दुनिया आपका लोहा माने और ये माने कि सारा देश एकजुट है। आप घड़ी देख रहे थे? आप घड़ी में देख रहा हूं, मुझे 4 बजे की एक टीसी है। 2 सवाल जल्दी जी। आपने बात की कि बीजेपी की राजनीति की, अभी तक उनकी पॉलिटिक्स रही है 80-20 की, बटेंगे तो कटेंगे, और इन सब के बीच में वो कास्ट सेंसस लेके आती है। कास्ट सेंसस का बीजेपी का लाना, इसको आप राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं? 2 कारण है इसके पीछे। एक तो पहलगाम के मुद्दे पे इनकी बहुत किरकिरी हो रही थी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये आनन फानन में जाति जनगणना का मुद्दा लेके आए। जाति जनगणना के प्रति इनके मन में कोई लगाव है? बिल्कुल नहीं। जाति जनगणना क्या ये कराना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जाति जनगणना के खिलाफ इनके कौन कौन नेता बोल चुके हैं? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नितिन गडकरी, जितने बीजेपी के लीडर हैं, आरएसएस बोल चुकी है जाति जनगणना के। और जाति जनगणना ये कराना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि जब इसका पता चलेगा तो पता चलेगा कि सिर्फ 10%, 12% या 15% सवर्ण जातियां हैं, जिसको आप कह लीजिए ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, ये सारी जातियां हैं, और 85%, 90% पिछड़े, दलित, आदिवासी अल्पसंख्यक हैं। तो डॉक्टर लोहिया ने एक जमाने में नारा दिया था बहुत पहले कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। वो तब 60% आरक्षण की वकालत करते थे, और तब से अब तो काफी समय बीत गया। फिर काशीराम जी आए। काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है। तो ये जाति जनगणना यहां पे थोड़ी रुकने वाली है। ये जाति जनगणना का अगर सारा आंकड़ा सामने आ गया तो फिर अगली मांग क्या है कि आरक्षण देश के अंदर बढ़ाया जाए, कैप टूटे वो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई खाका रखा कि वो इंदिरा साहनी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें 50% की सीमा तय है कि उससे अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, उसको कैसे बढ़ाओगे आप? क्या आपने कोई टाइमलाइन फिक्स किया कि जाति जनगणना
आप कब तक करा लेंगे? क्या आपने कोई बजट का अलॉटमेंट किया कि हाँ इतना पैसा जाति जनगणना कराने में खर्च होगा? क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की कि इस देश की संसद और विधानसभाओं में आप कैसे इस आरक्षण की जो आदिवासी और दलितों के लिए है उनकी सीटों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और आप कह रहे हैं हम क्रीमी लेयर करेंगे। तो आप बताइए, एक एमएलए अगर वो सांसद बन गया और वो दलित जाति से आता है, आदिवासी से आता है, तो क्रीमी लेयर हो गया ना। तो अगली बार तो वो चुनाव लड़ नहीं पाएगा उस दलित सीट से। बताइए आप। हाँ, मतलब उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई? अगर एक आदमी सांसद बन गया, वो बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में, बड़े गरीब परिवार का पला हुआ है, दलित जाति से है, बड़ा संघर्ष किया उसने, और वो एमपी बन गया। जैसे ही एमपी बन गया वो क्रीमी लेयर में आ गया, जैसे ही एमएलए बन गया वो क्रीमी लेयर में आ गया। फिर जब वो क्रीमी लेयर में आ गया तो अब वो दलित के लिए आरक्षित जो सीट है वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता वो, क्योंकि आप कह रहे हो कि हम क्रीमी लेयर के को हम बाहर मतलब ये सब सवाल सरकार के सामने हैं। ये सारे सवाल हैं। आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया 10%, तो इसलिए अब देखिए, सवर्ण क्या पहले बोलते थे सवर्ण जातियों के लोग, मैं भी क्षत्रिय हूं, क्या कहते थे? कहते थे अरे आरक्षण कोटा वाले हैं, लोग कोटा वाले हैं, कोटा वाले। अब तुम भी भैया कोटा वाले हो गए, 10% आरक्षण ले रहे हो ना। तो इसलिए रिजर्वेशन क्यों लाया गया, इसके पीछे की मूल भावना क्या थी कि हजारों वर्षों से जो जातियां पीछे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से, उनको आगे मौका दिया जाए। विशेष अवसर का सिद्धांत डॉक्टर लोहिया इसको कहते थे, और तब वो जातियां आगे बढ़ पाएंगी। डॉक्टर लोहिया ने कहा एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, दोनों के बीच में दौड़ की प्रतियोगिता नहीं हो सकती। जो व्यक्ति 0 पे खड़ा है उसको धीरे धीरे करके वो 20 किलोमीटर वाले जो आगे खड़ा है उसके करीब पहुंचाओ, फिर दौड़ की प्रतियोगिता कराओ। एक सवाल, तो इसलिए आरक्षण आया ये। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का जो संघर्ष है, आप सोचिए कि महाड़ में उन्होंने आंदोलन किया, क्या? तालाब से पानी पीने के लिए। यानी कि समाज की जो दलित जातियां थी, शोषित जातियां थी, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले जीवन भर संघर्ष क्यों करते रहे? क्योंकि समाज की शोषित वंचित जातियों को, बेटियों को, बच्चियों को स्कूल में शिक्षा लेने की, पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो कितना कठिन संघर्ष रहा है। अब सोचिए, जानवर को तालाब में पानी पीने की इजाजत थी, बाबा साहब ने जो आंदोलन शुरू किया था, लेकिन वहां पे दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। तो किस मुसलमान ने व्यवस्था बनाई थी? किसी मुसलमान ने कहा था कि पीठ में जो है वो झाड़ू बांध के आप सड़क पे चलोगे, आगे हाड़ी बांध के चलोगे, मंदिर में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा? ये किसी मुसलमान ने कहा था? ये किसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था है? ये कुरीतियां हैं, कुरीतियां। ये कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए। और वो कैसे होंगी? जब ये शोषित वंचित जातियों को आप मौका देके आगे बढ़ाएंगे। तो जाति जनगणना, मेरा अभी भी मानना है, हो सकता है मेरी बात से लोग सहमत ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के प्रति ईमानदार नहीं है। 100 साल हो गए आरएसएस में, आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी 100 साल में आरएसएस का प्रमुख नहीं हुआ। एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। महिलाओं की भागीदारी आरएसएस में नहीं है। आज वो संगठन जाति जनगणना की बात कर रहा है जो श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति रहते हुए प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाता। योगी जी जाते हैं, राज्यपाल जाती हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, कोविंद जी नहीं जाते। उद्घाटन में मंदिर के योगी जी जाते हैं, राज्यपाल जाती हैं, मोदी जी जाते हैं, उनके साथ भागवत जी जाते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जाती। ये राष्ट्रपति किसी को बना सकते हैं अपनी चुनावी फायदे के लिए, लेकिन जातीय भेद, जातीय भेदभाव, जाति के नाम पर
लोगों के साथ भेदभाव करना ये बीजेपी आरएसएस का चरित्र है। अभी क्या कह रहे थे? कह रहे थे ठेले वाले नाम लिखें, गुमटी वाले नाम लिखें, अपनी अपनी नेम प्लेट लगाओ। आपको क्या लगता है वो मुसलमानों के लिए हो रहा था? तो किसके बताइए लिए? आप। अगर कोई लिखता राकेश वाल्मीकि का ठेला, कौन जाता खाने? मनोज जाटव का ठेला, कौन जाता खाने? बताइए आप। तो ये ऐसी घृणा से भरे हुए लोग हैं, ये देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। जिसके मन में घृणा होगी, नफरत होगी, वो देश को कैसे आगे बढ़ा? जो खुद में ही खुश नहीं रहता वो देश को कैसे आगे बढ़ा देगा? एक आखिरी सवाल संजय जी, पंजाब में नायब सिंह सैनी प्रचार कर रहे थे, काफ़ी सक्रिय थे और ख़ास तौर पे हिंदू बेल्ट में, तो आपको लगा कि वो तो वहाँ अपना स्पेस ढूंढ रहे थे, ढूंढना भी चाहिए किसी भी पार्टी को, तो आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने हरियाणा का पानी बंद कर दिया। अब जब वो पानी बंद हो गया तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में नायब सिंह सैनी पंजाब में नहीं घुस सकते क्योंकि हरियाणा के लोग गाली देंगे। तो ये सही में मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी थी या क्योंकि पानी तो सालों से चल ही रहा है, 66 के बाद से लेकर आज तक कभी कोई इशू ऐसा हुआ ही नहीं, SYL का मुद्दा है, लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है। तो ये नायब सिंह सैनी को और बीजेपी को पंजाब में घुसने से रोकने की रणनीति थी? पहली बात तो माफ़ कीजिएगा, नायब सिंह सैनी, बुरा मत मानिएगा, कोई पंजाब में इतने पॉपुलर नेता नहीं है कि जिनकी पॉपुलैरिटी से हम कोई घबराएं या परेशान हो, या कोई ऐसा उनका बहुत बड़ा जनाधार पंजाब में है। तो राजनीति हर आदमी करता है, करने का उनको भी हक है, वो अपना प्रचार करें, चाहे अपनी संगठन बनाए पार्टी का, हम थोड़ी रोक रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा पंजाब के पानी के बीच का जो मामला है, पंजाब को जितना पानी देना होता है वो तो आंकड़े की चीज़ है, कोई छिपाई नहीं जा सकती। मिलीमीटर तक नपा रहता है उसमें कि भैया इतना पानी आपको हरियाणा को देना है, इतना पानी हरियाणा को दिल्ली को देना है। पूरी चेन बनी हुई है पूरे देश में, इसको तो आप छिपा नहीं सकते। और उसके लिए न्यायालय भी है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें उसके लिए न्यायालय भी लोग जाते हैं। तो इसलिए, और हम गए हैं दिल्ली के पानी के सवाल को लेकर, तो इसलिए जो हिस्सा हरियाणा के पानी का था वो पंजाब की सरकार ने पूरी ईमानदारी से दिया। उसके आंकड़े मौजूद हैं, कोई छिपी बात नहीं है। लेकिन अगर उसके नाम पे सिर्फ राजनीति करना है तो उसका तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और तीसरी बात, आपने कल भी ये कहा कि बाकी चीज़ें हमारी जो है यथावत रहेंगी, यानी कि सिंधु नदी का पानी जो है वो नहीं जाएगा, उनको पाकिस्तान को पानी नहीं जाएगा। तो जो पानी आप पाकिस्तान को देते थे तो अब वो हरियाणा को दे दीजिए और बढ़ा के दीजिए, हम नहीं रोक रहे हैं। वो कैसे संभव है? हम कह रहे हैं आप बनाइए रास्ता उसका, उसमें सालों लग जाएंगे। कुछ तो निकालिए रास्ता। तो मुझे लगता है कि ये जो फालतू की राजनीति है ये नहीं करनी चाहिए। आप अपनी जनता को खाली भड़काने के लिए कि हाँ साहब देखिए पंजाब पानी ने, पंजाब क्यों नहीं पानी देगा? पंजाब को जितना पानी देना था पंजाब ने पानी दिया, इसमें हमने कोई राजनीति नहीं किया। एक छोटा सा सवाल, राजनीति ये, अब आप बताइए, कह रहे हैं पंजाब दिल्ली को पानी नहीं देना। अरे भैया हरियाणा दिल्ली को पानी देता है, यूपी दिल्ली को पानी देता है। अरे जिसको कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख, तो भाजपाई कभी कभी पढ़े लिखे मूर्ख होने जैसी बात करते हैं। तो जो चीज रिकॉर्ड में है कि भैया हरियाणा पानी देता है दिल्ली को, यूँ आता तो वहां से है ना, पीछे से तो नहीं, सबका अपना हिस्सा बना हुआ है। हरियाणा को एक हिस्सा देना है दिल्ली को, यूपी को एक हिस्सा पानी देना है दिल्ली को, तो पानी दीजिए आप। एक छोटा सवाल छूट गया, आजकल अरविंद जी क्या कर रहे हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? खूब संगठन का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मीडिया से बहुत दूर हैं। अब वो कुछ रणनीतिक चीजें होती हैं पार्टी की, समय समय के हिसाब से उसका फैसला लेना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थी कहानी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बताइएगा। कोई सवाल आपके हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम अगले कार्यक्रम में रहने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।